जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले सभी साथियों को हम राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल से आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास की तरह आज भी हम 100 क्वेश्चंस का फुल एनालिसिस करेंगे। और आज भी हम बात करेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और बात करते हैं ज्ञान बिंदु का जो है सेट है, बिल्कुल न्यू है। इसका जो है पूरा का पूरा जो है एनालिसिस करने का हम प्रयास करेंगे। और बात कर लेते जल्द ही हम जो है रुक्मिणी का जो है भेलम 1 जो है बिहार दुर्गा का जो है स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल न्यू है। इसका जो है सेट जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं पिछली क्लास की तरह आज भी फुल पोस्टमार्टम होने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का। अगर पिछली क्लास नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम के में जाके ज्वाइन करके, यानी कि वीडियो के नीचे जो इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्द ही क्लास के नए पैटर्न पर काम कर रहे हैं। जल्द ही क्लास में बड़े बदलाव होने की संभावना है, यानी कि बहुत ही बड़े बदलाव हम करने जा रहे हैं जल्द ही। क्योंकि अभी बिहार दरोगा का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, जैसे ही आता है वैसे हम जो है पूरा बदलाव पर ही कार्य कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। जीत और हार जो है आपकी सोच पर निर्भर करती है। किस पर? आपकी सोच पर। मान लो तो हार है होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आप मान लेते हो तो हार हो जाती है और ठान लेते हो तो जीत होती है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का हमारा पहला सवाल है। तो दोस्तों इससे पहले हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके सुझाव दें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और बात कर रहे थे आज की क्लास की, तो पहले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कथनों पर विचार करना है। तो कहता है कि शतपथ ब्राह्मण, एक नंबर में कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये बिल्कुल सही है। शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था, बिल्कुल ठीक है। आप जाबलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो ये क्या कह रहा है? मनुस्मृति जो है गुप्त काल का जो है ग्रंथ है, ये गलत है। क्योंकि मनुस्मृति की अगर हम बात करें, ये जो था किस काल का था? मनुस्मृति जो था ये शुंग काल का ग्रंथ था। किसके? शुंग काल का, ना कि गुप्त काल का। अब गुप्त काल का ग्रंथ कौन सा था? नारद स्मृति जो था ये गुप्त काल का ग्रंथ था। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करते हैं दोनों, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ए में भी वही दिया है, ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं मनु की। तो मनु को जो है प्रथम विधि निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, कि प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। तो जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है, तो किससे ग्रहण किया है? तो हम बात करते हैं दर्शन से ग्रहण किया है। अब वही बात करते हैं कि वो भी किस दर्शन से? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। किससे? सांख्य दर्शन से। आपको पता ही है पुराण की संख्या कितनी हो जाए? तो पुराण कितने हैं? 18 है। वेदांत कितने हैं? 6 है। उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108 है। कितने? 108। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है यह किस में मिलता है? तो हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेखक किसने की रचना किसने किया था? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र का रचना किया गया था। अब वही बात करते हैं मुद्रा रक्षक की। तो मुद्रा रक्षक की रचना जो किसने किया था? विशाखदत्त के द्वारा किया गया था। एंडिका नामक रचना की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट, यानी कि चौथे क्वेश्चन की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का जो चलाया था ये किस उपलक्ष्य में चलाया था? तो हम बात करते हैं शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देवपाड़ा प्रशासित प्रशस्ति यानी कि देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार की हम बात करें तो ये धोई था। कौन? धोई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया है, यानी कि नहीं किया है? तो इल्तुतमिश ने हम बात करते हैं यह कौन सा कार्य नहीं किया था? तो तुर्क ए चहलगानी का अंत किया था।
तो ये जो है इल्तुतमिश ने तो नहीं किया था, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये नहीं, इल्तुतमिश ने जो किया था इसका अंत नहीं किया था इसका, बल्कि शुरुआत किया था। किसने शुरुआत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते इसको अंत किसने किया था, तो अंत इसको बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी 7th क्वेश्चन की, खानका क्या है था। खानका क्या था, तो खानका की हम बात करते हैं, यह जो था सूफी संतों का निवास स्थान जो था खानका कहलाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जो है किसे जाना जाता था, तो बात करते हैं दारा सिकों को जाना जाता था। दारा सिकों जो था शाहजहाँ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, यानी सबसे बड़ा बेटे था शाहजहाँ का, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को जो है शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह युक्ति जो है, उक्ति किस विद्वान की है, तो यह उक्ति जो है किस विद्वान की थी, तो अब बात कर लेते हैं यह उक्ति जो था किसने दिया था, तो यह जो T.R. हॉन्स ने कहा था। क्या कहा था, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, किस 1857 क्रांति की। तो 1857 क्रांति की बात करें तो मेरठ से शुरुआत हुआ था और 10 मई से स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाला पॉइंट है। 10 मई से शुरुआत हुआ था और कहाँ से, मेरठ से, ये भी आपको ध्यान रखना है, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में ये सारे के सारे, मेरठ और 10 मई। अब बात कर लेते हैं, यह जो कहा था, ये तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था किसने कहा था, डिजरायली ने जो कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसको, 1857 क्रांति के को कहा था, सब इसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह था। अब बात करते हैं, सर जॉन्स लॉरेंस एवं सीले ने कहा था यह एक सिपाही विद्रोह है। सर जॉन्स लॉरेंस एवं सीले ने कहा था यह सिपाही विद्रोह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, तो यह जो किससे कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, तो यह जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना ये तो किया था। आप बात करते हैं कौन सा कार्य नहीं किया था, तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन जो है पढ़ने में मिस्टेक हो गया, मतलब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, तो ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो स्थापना ये संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं सहायक संधि पद्धति की शुरुआत, ये भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर की बात करें, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, ये इससे संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। महलबारी व्यवस्था की क्रियान्वयन की बात करें तो ये भी संबंधित नहीं है, क्योंकि महलबारी प्रथा की शुरुआत जो लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा किया गया था। ये भी आप रेतबाड़ी की हम व्यवस्था की बात करें कि यह किसने किया था, थॉमस मुनरो के द्वारा रेतबाड़ी की शुरुआत किया गया था। महलबारी के द्वारा मैकेंजी के द्वारा महलबारी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि रेतबाड़ी जो है यह कितने % इसका लगान लिया जाता था, 51%। महलबारी पे कितना % लिया जाता था, 30% लिया जाता था। अब बात करते हैं जो बच्चा 19% जो है वो 30% लिया जाता किससे, रेतबाड़ी सबसे ज़्यादा लगान लिया जाता था 51%, महलबारी पे 30%, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित की हम बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं, मेरी कहानी जो है जवाहरलाल नेहरू जो है ये लिखा था, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं भारत भारती के लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये गलत है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि भारत भारती के लेखक जो है कौन था, मैथिली शरण गुप्त था। कौन, मैथिली शरण गुप्त, ये नहीं होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, मैथिली शरण गुप्त। बाकी इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का लिखा गया था, बिल्कुल सही। संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था, तो गढ़वाल राइफल ने जो इनकार कर दिया था सविनय आंदोलन में जो है पठान मतलब सविनय आंदोलनकारियों के ऊपर जो है
पठान सत्याग्रहों ये जो है इसके ऊपर जो है गढ़वाल राइफल ने जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अब बात करें स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब था? 12 मार्च 1930 से इसका यह स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अब कभी कभी ये भी पूछ ले जाते हैं यह कितने दिन तक चला था। अगर इन दोनों को घटा देते हैं तो 24 दिन निकल के चला आता है। तो ये 24 दिन तक, यानी बिहार दुर्गा मेंस में ही पूछे गए क्वेश्चन, यह 24 दिन तक चला था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो हम बात करते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम उसके बारे में हम बात करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना आत्माराम पांडुराम दिया है। तो ये आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1815 ईस्वी में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। अब वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ये सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं आदि ग्रंथ निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो किस संत की रचनाओं को जो है शामिल नहीं किया गया है? तो बात करते हैं रामानंद की रचना को शामिल नहीं किया गया है। तो कबीर की बारे में आप तो पता ही है। कबीर की बात करते हैं। कबीर का जो है तो इसको जो है ये ध्यान रखना इतना कि इसको शामिल नहीं किया गया था। किसको? रामानंद को। अब बात करते हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा था? कांग्रेस लोग जो है पदों के भूखे होते हैं। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, यह कथन किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग जो है भूखे राजनीतिज्ञ है। अब बात करते हैं कि इसको जो है अरविंद घोष ने क्या कहा था? तो कांग्रेस को के बारे में जो अरविंद घोष ने कहा था कि क्षय रोग से, यानी कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाले हैं। क्या? क्षय रोग से। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था साल में मेढक की तरह टटाने से कुछ नहीं होने वाला, यानी कि कुछ नहीं होगा। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है। ये आपको ध्यान रखने की इतना पॉइंट जो है ये सारे के सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में, और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कम से कम 4 से 5 जो है वक्तव्य कांग्रेस के बारे में याद रखने हैं। जो ज़्यादातर फेमस है वो अक्सर पूछ लिए ही जाते हैं। अब बात करते हैं तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है किस राज्य में अवस्थित है तप्त पानी? तो हम बात करते हैं उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यंगयाप दर्रा अवस्थित है कहाँ पे? तो यंगयाप दर्रा की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? इनमें से कोई नहीं आंसर इसका दिया गया है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्थित कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नागौरी एक डैश है। तो नागौरी एक डैश नस्ल है, यानी कि किसका एक नस्ल है नागौरी? तो हम बात ये गाय की नस्ल है। किसका? गाय की। अब जमुनापरी की बात करते हैं। जमुनापरी एक बकरी की नस्ल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप बात करते हैं भेड़ से। तो मेरिनो ऊन जो काफ़ी फेमस, जो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर उत्पादन किए जाते हैं, तो ये भेड़ से ही संबंधित है। अब बात करते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय बाग जो अवस्थित है कहाँ पे? नागरहोल बाग की हम बात करें तो यह कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हाँ, तो कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं ये असम में। तो असम में कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा जो है ये काफ़ी फेमस है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये असम में ही स्थित है। असम में ही सबसे पहले जो है पहला खनिज तेल का कुआं भी खोज किया गया था। असम में ही खोज किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब असम की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से तो 7 सिस्टर राज्यों में जो है सभी राज्यों से सीमा बांधने वाला राज्य जो है असम है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है? तो नागपुर शक्तिगृह परियोजना की हम बात करें तो कोराडी नदी पर स्थित है। किस पे? कोराडी नदी पर। अब बात करते हैं सतलज भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है।
अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो गंगा अपवाह तंत्र का जो है कौन सी नदी इसका हिस्सा नहीं है, तो यह कृष्णा नदी जो है इसका हिस्सा नहीं है। बाकी रामगंगा, यमुना और चंबल ये सारे के सारे जो तीनों की तीनों जो इसका हिस्सा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है। तो ऑस्ट्रेलिया की पवन की हम बात करें तो कौन सी एक है, तो बात करते हैं विली जो है ऑस्ट्रेलिया की पवन है। अब बात करते हैं मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहाँ की पवन है। तो मिस्ट्रल की अगर हम बात करें तो ये पवन कहाँ की है, तो मिस्ट्रल फ्रांस मिस्ट्रल जो है हम बात करते तो ये स्पेन की है। कहाँ की, स्पेन की, स्पेन की। अब बात करें हबूब की, तो हबूब कहाँ की है, हबूब की बात करते ये सूडान की है। कहाँ की, सूडान की। अब बुरान की बात करें तो ये कहाँ की है, तो ये रूस की है। कहाँ की, रूस की। ये आपको ध्यान रखना है। ये ज़्यादातर अस्थाई पवने जो है, ये जो पवने हैं ये खूब पूछ जाता है। ज़्यादातर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो है बिली काफ़ी फेमस है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, टोडा जनजाति कौन सी पशु को पालते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित टोडा जनजाति की हम बात करें तो उस जनजाति के द्वारा जो है कौन सा पशु पालन को पालते हैं। तो टोडा जनजाति के द्वारा जो है भैंस को पाला जाता है। कहाँ, किसको, भैंस को। अब बात करते हैं टोडा जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। और नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पोनंग नृत्य का संबंध की हम बात करें तो यह किस राज्य से है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश की है, ये आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश की। अब लाली वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पे, तो लाली वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र जो है किस राज्य में है, तो हम बात करते हैं उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो काठमांडू की अगर हम बात करते हैं किन श्रेणियों के बीच है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच जो है ये काठमांडू श्रेणी स्थित है। अब बात करते हैं कि बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच क्या स्थित है, कश्मीर स्थित है। बृहद और एवं लघु हिमालय के बीच जो है कश्मीर घाटी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच क्या स्थित है, काठमांडू घाटी स्थित है। बात करते हैं IR-20 किस फसल की किस्म है, तो IR-20 की हम बात करें तो यह जो किस्म है चावल की है। किसकी है, चावल की। अब बात करते हैं इसके अलावा और भी है चावल की, तो बात करें पद्म, जया, माही, सुगंधा, ये सारे के सारे जो है धान की यानी कि धान की ही किस्में हैं। अगर गेहूं की हम बात करें तो गेहूं कौन कौन से हैं, तो पूसा है, पूसा यानी कि P77 है, P77 हो जाता है। अब बात करें सोनालिका, कल्याण, सोना, राज, ये सारे के सारे जो गेहूं की है। और मक्का की बात करें तो ये शक्तिमान इसकी किस्म है, शक्तिमान याद रखने हैं। अब बात करते हैं भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई है, यानी कि भूरी क्रांति की हम बात करते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह क्रांति की हम बात करते हैं उर्वरक से संबंधित है। तिलहन की बात करते हैं पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। किससे, तिलहन उत्पादन से। अब कृष्ण क्रांति की बात करते हैं खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी संधि जोड़ती है, तो ये मलक्का जल संधि जोड़ती है। अब बात करते हैं लुजॉन संधि किन के बीच है, जोड़ती है, तो लुजॉन संधि जो है, लुजॉन जल संधि तो दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर की को क्या है, सागर को जोड़ती है। अब वही बात करते हैं बेरिंग जल संधि, तो ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि की हम बात करें तो यह जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है,
तो यह गुलामी का अधिकार पत्र है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसे भी कहा गया था 1000 गाड़ियों का मतलब 1000 ब्रेक, ऐसे कुछ कहा हुआ था। मतलब गाड़ियों में जो है अनेक ब्रेक का मतलब गाड़ी है बनाया हुआ है, लेकिन उसमें ब्रेक का कोई अता पता नहीं है। ये भी टिप्पणी जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया। ऐसे ही कुछ था, आपको मतलब मिला लेना है, मैनेज कर लेना है। तो ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में जो मेंस में पूछे गए थे, आपको ध्यान रखना है 1935 का, ठीक है। ज़्यादातर जो संविधान जो आर्टिकल यहीं से लिए गए हैं, कहाँ से? 1935 से ही लिए गए हैं भारत में, भारत संविधान में। अब बात करते हैं कित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी? किस विद्वान को द्वारा जो ये भी पूछे गए, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। हम जो सेट चला रहे हैं 2008 से लेकर कि 2022 के भी जितने भी बिहार एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे जो हो इन्फोर्समेंट हो, खनन विभाग का हो, एसआई हो, सिंपल एसआई हो, जिस भी एग्ज़ाम पीटी मेंस में एग्ज़ाम पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो सारे के सारे जो हम वन लाइनर के रूप में शुरू किया है टेस्ट सीरीज, उसमें जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आपको रिवाइज जो है एक रीड की तरह कार्य करेंगे, रिवीजन। अब बात करते हैं इसका आंसर की, तो इसका आंसर N.A. पालकीवाला है। N.A. पालकीवाला ने कहा था कि जो प्रस्तावना को संविधान का परिचय बताया था, किसने? N.A. पालकीवाला ने। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारत है एक क्या है? भारत एक है, तो भारत की हम बात करते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, यानी कि भारत एक है। ये अर्थात यूँ कहा जाए कि दूसरे शब्दों में तो भारत एक राज्यों का संघ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, बिहार दरोगा के मेंस में पूछे गए हैं। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है राज्यसभा के निर्वाचन संबंधी जो है जो प्रावधान, ये जो आयरलैंड से लिया गया है। अगर बात करते हैं राज्यसभा के नामांकन संबंधी प्रक्रिया, तो यह जो है ये गलत हो गया है। तो ये आयरलैंड से नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका से ले गए, हमको डॉट हो गया था, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन प्रक्रिया जो है ये आयरलैंड से लिया गया। थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है जो आपको ध्यान से रखने हैं, या तो नोट करना है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और निर्वाचन यानी कि इसका राज्यसभा सदस्यों के नामांकन प्रक्रिया जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। अब वही बात करते हैं अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल और बहुत सारे ऐसे पद है जो अमेरिका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से हम लिया गया, प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, इससे जो है और लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है यहीं से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की हम बात करें तो ये गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद के स्थापना की हम बात करते हैं, यानी कि गठन की, तो ये कब किया गया था? इसका गठन 1956 में किया गया था। कि और यह क्षेत्रीय परिषद का गठन बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसका गठन पहली बार जो है 1956 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अपना मोटा भाई। कौन मोटा भाई? किसे कर दे? अमित शाह को। अमित शाह जो है गृह मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। वित्त मंत्री आपको पता ही है, निर्मला सीतारमण है अभी वर्तमान में। अब प्रधानमंत्री तो आपको अच्छी तरह से पता है। अब बात करते हैं निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। निवारक निरोध कानून की चर्चा जो कहाँ मिलती है, तो हम बात करते हैं इसकी चर्चा की, तो यह जो मिलती है किसमें? मूल अधिकार में। किसमें? मूल अधिकार में निवारक निरोध की चर्चा मिलती है। अब बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग जो है ये कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा लिया है ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है।
तो सही विकल्प नहीं है। तो हम बात करते हैं वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं, ये गलत है। क्योंकि हम बात करते हैं यह संसद का अभिन्न अंग होता है, ये भी ध्यान रखना है। संसद का अभिन्न अंग कौन सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक सरला, सरला ट्रिक आपको याद रखना है। स से होता है संसद, अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन मिलता है। और र से होता है राष्ट्रपति, इसका वर्णन जो है 80 में मिलता है राज्यसभा की। और लोकसभा की बात करते तो ये 81 में मिलता है। यानी कि सांसद, राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन मिलता है। ये तीनों मिलकर जो है ये संसद का विभिन्न अंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर ये संसद का ये जो हम बता दिए सरला, लेकिन संसद का विभिन्न अंग जो होता है राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा जो होता है। अब वही बात कर लेते हैं दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन करना, ये भी ठीक है। अध्यादेश जारी करना, ये भी ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वही बात करते रहा कि तो ये जो है संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सीटिंग जो है किस आर्टिकल से संबंधित है, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले कि ज्वाइंट सीटिंग जो है यानी संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, 108 में। और यह प्रावधान ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और यह जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगर पूछे कि ज्वाइंट संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है, तब हो जाएगा राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो है एक्स्ट्रा इफेक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची से में स्थानांतरित किया गया था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। पहले जो शिक्षा हुआ करता था राज्य सूची का विषय हुआ करता था, ये भी आपको नोट करने हैं। तो अब वर्तमान में जो है इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। कब जोड़ा गया है, तो 1976 में जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42वें संशोधन को कहा जाता है। संविधान का लघु संविधान संशोधन प्रक्रिया इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप क्या है। VVPAT का पूर्ण रूप की हम बात करें तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका पूर्ण रूप जो होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की हम बात करें तो यह कब किया गया था, तो आप सभी को पता है 1993 में किया गया था। अब वही पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय तो आपको पता ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जब पूछ लेगा तब क्या आप जवाब दोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम बात करें 10 दिसंबर को, इसका स्थापना 10 दिसंबर और 1948 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और हर एक प्रत्येक 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन की हम बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो हम बात करते हैं 243 आई के तहत, यानी कि अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर हम पूछे ये अनुच्छेद 243 के की अगर हम बात करें तो इसमें क्या वर्णन मिलता है, यानी कि इसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो है वर्णन का प्रावधान 243 के में मिलता है। अब बात कर लेते हैं 243 एम की, तो अनुच्छेद 243 एम में क्या मिलता है, ऐसे राज्य जहां पंचायती राज लागू नहीं है तो उसका इसमें जिक्र मिलता है। ये तो जिक्र हो गया। अब वो पूछे कि अब क्वेश्चन आती है, यानी कि बात आती है कि कितने राज्यों में पंचायती राज नहीं है, तो क्या आपको पता है, अगर एग्जाम में पूछ ले तब क्या आप जवाब दोगे। तो हम यहाँ से बात करेंगे तो किन किन राज्यों में जब पंचायती राज लागू नहीं है वर्तमान में, तो पहला आपको ध्यान रखना है, तो हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए कि नागालैंड जो है यहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं है। पहला नागालैंड होगा, दूसरा क्या हुआ, मेघालय हो गया। अब तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपको मिजोरम याद रखने हैं, मिजोरम हो गया। एक हो गया कहाँ पे, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की पंचायती राज नहीं है। बाकी सारे के सारे पंचायत जो है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पंचायती राज लागू है। यानी कि 3 राज्य हो गया और एक
यूटी हो गया, जहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं है। ये आपको नोट कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन की, अनुच्छेद 243 ओ में क्या किसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 243 की ओ की हम बात करें ना, चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि चुनाव जो होगा ना उसमें न्यायालय जो हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका जो जिक्र 243 ओ के आर्टिकल में मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में मिलता है। तो केंद्र राज्य संबंध की हम बात करें तो यह किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध की, तो यह 7वीं अनुसूची में किया गया। किसमें? 7वीं अनुसूची में। अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो 22 भाषाओं का जिक्र जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। आज 6ठी अनुसूची की हम बात करें तो इसमें कि क्या जिक्र, मतलब क्या इसमें वर्णन मिलता है। तो इसमें जो है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम हो गया, लिख दे रहे हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इसको कैसे याद रखना, MMTA, ऐसे आपको ट्रिक बना लीजिए, MMTA मतलब क्या हुआ, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इस चारों क्षेत्र के, चारों राज्यों के जो है जनजाति का जो है वर्णन मिलता है। किसमें? 6ठी अनुसूची में। 9वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, इसमें क्या जिक्र मिलता है। 9वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, इसमें जो भूमि सुधार संबंधी जो है वर्णन जो है 9वीं अनुसूची में मिलता है। अब बात करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, यानी कि CM करता है। बात करते हैं निम्न में से किसका मिलान असत्य है। तो असत्य मिलान का आपको चयन करना है। असत्य मिलान की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो सीमा शुल्क जो है संघ सूची में वर्णन है, बिल्कुल सही है। भू राजस्व संघ सूची में दिया है, ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर बी हो जाएगा। भू राजस्व की बात करें तो ये राज सूची में वर्णन मिलता है। किसमें? राज सूची में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, परिवार, यानी कि परिवार नियोजन की बात समवर्ती सूची में, ये भी सही है। सिंचाई की बात करें राज सूची में, ये भी सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है। लघु लोकसभा की संज्ञा की हम बात कर रहे हैं, तो किसे दी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं लघु की संज्ञा जो है तो लोक लेखा समिति को दिया जाता है। चलिए लोक लेखा समिति का भी हम पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अगर लोक लेखा समिति की हम बात करें तो इसका गठन कब किया गया था, 1921 में जो है इसका गठन किया गया था। और इसका सदस्य जो होता है विपक्षी दल का नेता होता है। कौन विपक्षी दल का नेता अभी वर्तमान में कौन है, तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, और अभी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी है। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होते हैं, जिसमें कि लोकसभा से कितने होते हैं, 15 होते हैं, और राज्यसभा से कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल मिला के 22 हो जाता है। ये भी हो गया ध्यान, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहने भी कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, इसमें तो कुल 30 मेंबर होते हैं। सारे के सारे जो है ये लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, यानी कि सत्ता पक्ष जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी है, उसका जो है सारे के सारे मेंबर इसमें होते हैं। और ये अस्थाई समिति भी कहा जाता है। ये भी खूब पूछे जाते हैं कि ये पूछे गए हैं इस दरोगा मेंस में कि अस्थाई समिति किसे कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इसमें सारे के सारे लोकसभा के मेंबर होते हैं, यानी कि सत्ता पक्ष के ही मेंबर मौजूद होते हैं। 30 सदस्य टोटल इसमें होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं, इसका संबंध जो है तो यह जो फुटबॉल से संबंधित है। अब बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। एक सारे आपको ध्यानचंद जो है बात करते हैं, ध्यानचंद का संबंध, मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, और इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। रिंग ब्रेक शब्दावली की हम बात करते हैं या किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। अब बात करते हैं फ्री स्टाइल जो है तैराकी से संबंधित है। अब बात करते हैं मैराथन दौड़ की, तो मैराथन दौड़ की अगर दूरी पूछे तो 26 मील 385 गज होते हैं। 26 मील 385
85 गज होते हैं। अगर वही किलोमीटर में पूछ ले तो 42.195 किलोमीटर होता है। ये मैराथन दौड़ की दूरी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता की हम बात करते हो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दादा भाई को द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। अब बात करते हैं अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहा जाता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो म्यूचुअल फंड कहा जाता है। क्या म्यूचुअल फंड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो निम्न में से किसे मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो यह खुले बाजार की क्रिया है जो ये नहीं है। अब बात करते हैं फर्मी इकाई क्या है, तो फर्मी जो है दूरी का इकाई है। अब बात करते हैं दूरी का जो है इकाई इसका है ताप का आपको पता ही केल्विन है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है। अब वही बात करते हैं और एक होता है प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर प्रकाश का ही पूछे जाते हैं, दूरी का मात्रक खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं। यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है, तो यह उदाहरण की हम बात करें तो यह किसका उदाहरण है, तो न्यूटन गति का। यानी कि न्यूटन गति का नहीं, ये जो है गैलीलियो का नियम के उदाहरण है। किसका, गैलीलियो नियम का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखने सी का। न्यूटन गति के तृतीय नियम का आपको पता ही है, क्रिया प्रतिक्रिया जो है संबंधित है न्यूटन गति के तृतीय नियम। न्यूटन गति का नियम जो बल का जो है परिभाषा इसमें मिलता है। और प्रथम नियम में जो है बल यानी किसी विराम वस्तु को बल लगाने पर उसे मतलब धक्का देने पर उसमें गति आ जाता है। ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक क्या होता है। किसी वस्तु का भार जो है उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक है तो ठीक क्या है, तो ठीक की हम बात करते तो यह जो है नीचे की ओर कार्य करता है। किसके, गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अब बात करते हैं जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो उपयुक्त नियम है किससे संबंधित है, तो यह नियम आर्किमिडीज के से संबंधित है। अब बात करते हैं पास्कल का जो नियम जो है ये जो है ब्रेक से संबंधित, यानी कि ब्रेक से पास्कल का नियम जो ये भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसे ब्रेक यानी कि गाड़ी में जो भी होता है इसे ब्रेक से संबंधित तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। तो बर्नौली का नियम आपको पता ही है। बर्नौली का नियम जो फव्वारा जो होता है पार्कर में जो फव्वारा रहता है पानी का जो वाटर कैनन जो लगा हुआ रहता है ये इसी नियम पर आधारित, किस पे, बर्नौली के नियम पर। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गामा किरण का नामकरण किया गया था। गामा किरण का जो नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, ये जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अदृश्य किरण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अवरक्त की, विलियम हर्शेल के द्वारा अवरक्त किरण का खोज किया गया था। अब बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता की हम बात करते हैं यह व्यक्त किया जाता है बेल में। किसमें, बेल में व्यक्त किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप पे हम बात करें तो यह प्रयोग किया जाता है किसका, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, आपको ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण का। अब सोलर सेल में हम बात करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण का हम बात करते तो साइड मिरर के रूप में गाड़ी में किया जाता है, इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सूक्ष्म सेल में धनोद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि धनोद की बात करते हैं सूक्ष्म सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम बात कर लेते हैं इसमें जो है तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है धनोद के रूप में। अब वहीं पूछे शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ये आपको जाने कैथोड ऐसे हम लिख देते हैं, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं पूछे कि वोल्टियर सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है, वोल्टियर सेल में एनोड के रूप में यानी एनोड लिख देते हैं
तो इसमें तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम जो है किस पे आधारित है, ये भी पूछे गए हैं बिहार दुर्गा के मेंस में। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर जो है परमाणु बम आधारित होते हैं। अल्मुनियम है क्या, अल्मुनियम एक अनुचुंबकीय है, क्या है, अनुचुंबकीय है अल्मुनियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमान व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमान व हिमांक पर जो है प्रभाव पड़ता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कि अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है। विकल्प औसत का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे दिया गया यूरेनियम 235 का संबंध चट्टान की आयु ज्ञात करने से बिल्कुल सही है। सोडियम 24 का हम बात करें रक्त को थक्का का पता लगाने में किया जाता है, ये भी सही है। कोबाल्ट 60 की हम बात करें रक्त कैंसर के नियंत्रण में किया जाता है, ये भी हम बात करते हैं इसका, ये भी सही है। आर्सेनिक 74 का हम बात करें तो ल्यूकीमिया के उपचार के लिए किया जाता है, ये गलत है। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं इसका सही आंसर की, तो इसमें हम बात करते हैं आर्सेनिक 74 का जो पता ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। किसका, ट्यूमर का, ना कि लुकीमिया के उपचार का। तो आपको पता है इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं पनीर किस प्रकार का कोलाइड है। तो पनीर की हम बात करते हैं यह किस प्रकार का कोलाइड है, तो यह जेल है। क्या है, जेल है। अब बात करते हैं कोहरा क्या है। कोहरा एक एरोसॉल है। जो कोहरा जो होता है अभी ठंड के मौसम में, तो क्या है, एरोसॉल का उदाहरण है कोहरा। पायस क्या है, दूध एक पायस है। क्या है, दूध है पायस का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस की हम बात करें तो CO+N2+CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। अब बात करते हैं इसे कोल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल गैस भी कहा जाता है। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। तो कैलामाइन की हम बात करते हैं यह जो है किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है। अब वहीं पूछे कि टीन का कौन सा अयस्क है। टीन की बात करें तो क्या हो जाता है, केरिटोसाइट। केरिटोसाइट जो है टीन का अयस्क होता है, ये भी ध्यान रखें। सीसा की हम बात करें तो सीसा का अयस्क क्या होता है, सीसा का अयस्क गैलेना होता है। अब तंबा की बात करते हैं कॉपर पायराइट जो है तंबा का अयस्क होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है। तो हरा कशिश को आपको बताना है। तो हरा कशिश क्या है, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 × 7H2 जो है हरा कशिश कहलाता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं TNT, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो है इसे किसको कहा जाता है। तो यह जो है एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कीटोन का क्रियाशील समूह होता है। कीटोन का अगर क्रियाशील समूह की हम बात करें तो क्या होता है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो यह -CO होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गन मेटल का अवयवी धातु क्या है। गन मेटल का अवयवी धातु की हम बात करते हैं Cu+Zn+Sn है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। और छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो छिपकलियों का अध्ययन की हम बात करें तो ऑप्थियोलॉजी कहलाता है। तो इसका आंसर की बात करें तो 71 का, तो 71 का अगर हम आंसर की बात करें तो ये जो आंसर है ये गलत है, क्योंकि ये जो आंसर दिया गया है ये गलत है। छिपकलियों का अध्ययन जो होता है ये क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन जो होता है सौरोलॉजी कहलाता है। किसका, सौरोलॉजी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्थियोलॉजी, अगर हम बात करें तो यह किसका अध्ययन है, तो ये सर्पों का अध्ययन है, नहीं सांपों का, यानी सांप जिसे कहते हैं इसे सर्पों का अध्ययन ऑप्थियोलॉजी कहता है। सौरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब पोमोलॉजी आपको पता है ये पोमोलॉजी पौसे फलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी की बात आप जानते हैं, तो इसका जो है मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से हम बताते हैं छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी होता है, और बात करते हैं सर्पों का अध्ययन ऑप्थियोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम की हम बात करें, आप सभी को पता है इसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं कि और इसका फेलिस डोमेस्टिका की, ये तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है। रना टिग्रिना इसका जो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। ओराइज एस्टिवा की बात करते हैं, ये धान की यानी कि चावल की जो वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे मुख्य अभिकर्ता कौन होता है। तो उसमें जो है मुख्य अभिकर्ता कौन होता है, कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है, तो कौन होता है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका केंद्रक जो है मुख्य अभिकर्ता होता है। अब बात करते हैं राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जागृह कहा जाता है। ये आपको जो पावर हाउस का सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है। तो वंशागति हम बात करते हैं जो भाग होता है किसका, तो लेमार्क के सिद्धांत का भाग है। किसका भाग है, तो लेमार्क के सिद्धांत का। अब बात करते हैं कि 2,4-D यानी कि यहाँ पे दिया है 2 और 4D क्या है, तो यह क्या है। तो 2,4-D की हम बात करें तो आप सभी को पता भी होगा कि यह एक खरपतवारनाशी है। क्या है, खरपतवारनाशी है। शार्क किस संघ के जीव है, तो शार्क की हम बात करें तो यह जो है कॉर्डेटा संघ की जीव है। अब बात करते हैं लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। अब बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है यकृत यानी कि लीवर होता है। शरीर की सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो त्वचा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है, तो पटेला नामक हड्डी की हम बात करें तो यह कहाँ पे होता है, तो घुटना में होता है। कान में जो है, कान में यानी कि जांघ की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कान में स्टेपीज नामक जो है हड्डी जो है कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की हम बात करें तो यह जो हुआ था यानी कि 1982 में हुआ था। टिटनस रोग से प्रभावित अंग होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो है टिटनस रोग से प्रभावित अंग होता है। अब बात कर लेते हैं हम और भी मतलब रोगों की, तो फेफड़ा की हम बात करते हैं, यह जो है यानी कि फेफड़ा क्षय रोग से प्रभावित अंग फेफड़ा होता है। हैजा की बात करते हैं, आंत हैजा रोग से प्रभावित आंत होता है, आंत जो है हैजा से प्रभावित होता है। और डिप्थीरिया रोग से प्रभावित श्वास नली जो होता है डिप्थीरिया से प्रभावित होता है। बात करते हैं संपन्न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो संपन्न दिवस की हम बात करें तो यह जो मनाया जाता है 11 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 11 की जगह 12 जनवरी रहता तो राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाता। अब 11 की जगह जब 22 मार्च रहता तो बिहार दिवस हो जाता और जल दिवस हो जाता। अब बात करते हैं अम्बेडकर एंड मोदी एंड पुस्तक के लेखक कौन है। अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो यह कौन है, तो यह शशि थरूर है। क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शशि थरूर नहीं, सॉरी, इसका आंसर जो है इलैयाराजा हो जाएगा। क्या, इलैयाराजा। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन दो देशों के मध्य हुआ, तो ओमान के बीच हुआ था। ये आपके ध्यान रखने 2022 में 13वां क्रम हुआ, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो यह जो किया जाएगा तो मिस्र के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की एनी अर्नोफ्स एनी अर्नोफ्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। यह स्वीडन की है, एनी अर्नोफ्स की बात करते हैं इसका समझ स्वीडन से है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, तो विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता की अगर हम बात करें तो यह कौन बना है, तो यह जो बना है सौराष्ट्र बना है। अब बात करते हैं वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो तमिलनाडु में कितना है, 14 है। अब कुल रामसर साइट संख्या भारत में 75 हो गया है। अगर वर्ल्ड में पूछे सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है, तो इंग्लैंड में, यूके में कितना है, 175 है,
175 से भी ज़्यादा होंगे, लेकिन ये 175 हमको याद है एग्जैक्ट, अगर बढ़ा होगा तो ज़्यादा हो गया होगा। अब बात करते हैं रामसर सम्मेलन जो है पहली बार इंदिरा गांधी ने लिया था 2 फरवरी को। अगर आर्द्र भूमि दिवस पूछे तो कब मनाया जाए, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यह जो है पहली बार 1971 में भाग लिया था। और रामसर स्थल की हम बात करें तो रामसर स्थल जो है किस देश में है, तो रामसर स्थल हम पूछे तो यह किस देश में स्थित है, तो ईरान में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ईरान में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्था में किया गया, तो परम कामरूप असम का पुराना नाम है, तो गुवाहाटी में किया गया। ऐसे भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज तितली घोषित किया गया, तो राज्य में जो है किस राज्य में राज्य मतलब तितली घोषित किया गया, सिक्किम में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण रूप से 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है सिक्किम। अब बात करते हैं जनसंख्या में भी सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी आपको देखना है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा है, 17 वर्ग किलोमीटर जो है सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा जो जनसंख्या घनत्व में अपना बिहार है, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा बिहार है। अगर पूछे राज्य में तो बिहार, ऐसे पूछे तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे सर्वाधिक किसका है, तो दिल्ली का हो जाएगा। किसका, दिल्ली का। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 22वें क्रम का राष्ट्रमंडल 2022 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारत को चौथा स्थान मिला। अगर पहला पूछे तो पहला स्थान किसका रहा है, तो पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है। दूसरा स्थान किसका रहा है, इंग्लैंड का रहा है, इंग्लैंड का। अगर पूछे भारत में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 61 पदक जीते हैं कुल। अब इसमें कितने कितने हैं, तो सब इसमें जो है 22 गोल्ड का संख्या 22 है। अब इसमें पूछे तो सिल्वर की संख्या कितने हैं, तो सिल्वर 16 जीता गया है। अब ब्रॉन्ज की पूछे तो यानी कि कांस्य पदक, तो कांस्य पदक कितने जीता गया है, तो यह जो है 23 जीता गया है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल की उपविजेता कौन रहा है, तो पुरुष एकल की उपविजेता की हम बात करें तो यह डेनियल मेदवेदेव रहा है। कौन, डेनियल मेदवेदेव। ये आपको ध्यान रखना है। अब विजेता की बात करें तो राफेल नडाल रहा है। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य की बात करें तो नो से नेवा, नो से नागालैंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है, तो अभी जो है यूरोपीय संसद ने घोषित किया है, किसको घोषित किया है, रूस यूक्रेन के चलते युद्ध के चलते जो है रूस को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये गजब का तिथि है। क्यों, आप बोले क्यों ये गजब का तिथि है, इसलिए कि हम पुरुषों का जो है बेइज्जती करने में बहुत मतलब एक तरह से भारी बेइज्जती होता है। क्यों, कि 19 नवंबर को जो है शौचालय दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन जो है पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शौचालय में बैठ के जो है पुरुष दिवस को मनाया जाता है। ये भारी बेइज्जती वाला बात है भाई साहब। यानी कि जेंट्स के लिए कोई इज्जत ही नहीं है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला, 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को। अब बात कर लेते हैं मैथ का सवाल है। तो मैथ का सवाल है भाई साहब, आपको जो है बना के कमेंट करने हैं कि बना लेने हैं खुद से, हम आंसर बता दे रहे हैं। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन करें। अब कहता है हैंडी कैम रिकॉर्ड 44,000 रुपये में 10% लाभ पर बेचा गया, तो 44,000 रुपये का आप खुद से भी 10% लाभ निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 10% लाभ अगर निकाल लेते हो तो आप निकाल लोगे, तब यहाँ पे कहता है इसे 42,000 रुपये में बेचे जाने पर क्या लाभ होगा, तो 44,000 का यानी कि 44,000 में जो 10% लाभ पर बेचा गया। ये आपको ध्यान रखना है, 10% लाभ पर बेचा गया। ऐसे करके आपको कटा दें। अगर 44 4 हो गया, 4,000 हो गया, इसमें एक शून्य बैठ गया, 40,000 हो गया। इसको 42,000 में बेच दिया तो यानी कि इसमें 2,000 का जो है क्या होगा, फायदा हो रहा है। तो कितना पे, 42,000 पे, तो 42,000 यहाँ पे कर देने हैं। तो 3 शून्य कट जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। अब 200/42 हो गया, कितना हो गया, 200/42।
अब इसको कटा देने हैं, तो कटा के आपको आंसर निकाल लेने हैं कितना निकल गया, तो आप खुद से निकाल लोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा तो हम देख सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए आंसर 5% के लगभग 13 यानी कि 6% जरा क्या सॉरी 6% इसका आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है या आपको बना लेना है। अब वही बात कर लेते हैं 96 का बी है ना कि बी ठीक है 5% है। बात करते हैं यशवंत n मिनटों में m शब्द और पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है। यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग की दर अनुपात क्या होगा। m/p/m होगा, m/p/m। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं भवन ने साधारण ब्याज पर 2 समान राशियों का निवेश किया था। उसने एक राशि 15% वार्षिक दर से दूसरी 20% वार्षिक दर से निवेश की थी। वर्ष के अंत में कुल अर्जित जो है 1400 रुपया मिला। तो निवेश की गई कुल राशि कितनी है। तो निवेश की गई कुल राशि जो है 8000 थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर दिए गए विकल्पों में लुप्त शब्द को आपको चुनने हैं, तो लुप्त शब्द कौन सा हो जाएगा। तो लुप्त शब्द 222 जो है लुप्त है, इसे आपको ध्यान से निकाल लेने हैं। अब बात करते हैं इसमें दिया गया है आंसर कूट भाषा दिया है। कूट भाषा में कैंप को 16 लिखा के रूप में और ट्राई को 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसमें पायलट को जो कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो पायलट की बात करें तो 25 हो जाएगा आंसर। क्या होगा 25। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर यह क्लास का PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन करें और PDF भी साथ साथ प्राप्त कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।